हमारे कक्षा 11 में विषय आपका है भौतिक विज्ञान। तो कक्षा 11 में फिजिक्स में एक चैप्टर है द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह। हम कहेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह या तरल का प्रवाह भी कहते हैं। तो चाहे तरल कहें, फ्लूइड कहा जाता है, और चाहे द्रवों का प्रवाह। तो जो द्रवों का आपका प्रवाह है, इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं आज। पीछे आपने और भी चैप्टर पढ़े हैं, तो इसमें आज हम आपको बता रहे हैं द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह जब पढ़ेंगे तो इसमें पहले कुछ चीजें आप समझें। जैसे एक इसमें चीज आती है शून्य संपीड्यता, शून्य संपीड्यता, या इसको हम असंपीड्य भी कहते हैं, असंपीड्य, जिसको कहते हैं जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी, या हम कहते हैं इसको शून्य संपीड्यता। शून्य संपीड्यता, जिसको असंपीड्य भी कह सकते हैं, या जीरो कंप्रेसिबिलिटी। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर इस लिक्विड पर हम प्रेशर डालें, दाब डालें, क्या डालें? दाब। और दाब डालने पर इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन न हो। द्रव पर दाब डालने पर अगर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को हम शून्य संपीड्य द्रव या असंपीड्य द्रव कहते हैं। और उसका यह गुण शून्य संपीड्यता या असंपीड्यता कहलाता है। क्या है? द्रव को दबाने पर, दाब डालने पर यदि उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को हम शून्य संपीड्य द्रव या असंपीड्य द्रव, और उसका गुण शून्य संपीड्यता कहलाता है या असंपीड्यता कहलाता है, जीरो कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बात समझ गए? द्रव को दबाने पर, द्रव को दबाने पर यदि उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को हम शून्य संपीड्य द्रव कहते हैं, और उसका यह गुण शून्य संपीड्यता कहलाता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा कोई द्रव है नहीं, दबाने पर कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन जरूर आएगा, लेकिन जिसमें कम से कम परिवर्तन आए उसी को हम शून्य संपीड्य कहते हैं। इसलिए शून्य संपीड्य द्रव जो होता है उसे हम आदर्श द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श द्रव कहते हैं, आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड। इसको हम क्या कहते हैं? आदर्श द्रव। शून्य संपीड्य द्रव जो होता है वो एक आदर्श द्रव होता है। तो ये बात समझ गए? यदि द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को शून्य संपीड्य द्रव कहते हैं, और उसका यह गुण शून्य संपीड्यता कहलाता है। यह द्रव एक आदर्श द्रव होता है। यह द्रव कैसा होता है? आदर्श द्रव होता है। तो ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव भी कहते हैं। फिर एक शब्द आता है आपका शून्य श्यानता। क्या आता है? शून्य श्यानता। तो शून्य श्यानता क्या है? जिसको हम कहते हैं जीरो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी या शून्य श्यानता, जिसको हम अश्यानता भी कहते हैं। क्या कहते? अश्यान द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्यान। चाहे शून्य श्यान कहें, चाहे अश्यान कहें। क्या कहें? अश्यान। तो अगर बहते हुए द्रव की, बहते हुए द्रव की या लिक्विड की विभिन्न परतों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य ना करे, कोई घर्षण बल कार्य ना करे, जबकि कार्य कुछ ना कुछ करता है, लेकिन जिसमें कम से कम कार्य करे, बहते हुए द्रव की अभिलंबवत परतों के मध्य अगर कोई घर्षण बल कार्य ना करे, तो ऐसे द्रव को हम शून्य श्यान द्रव, और उसका यह गुण शून्य श्यानता कहलाता। बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के मध्य
जैसे द्रव होता है तो कोई पत्थर का टुकड़ा तो है नहीं जो ढनकते हुए लुढ़कते हुए जा रहा है, बात समझिए, कोई इसकी रोलिंग तो हो नहीं रही है। ये जब बहता है तो इसके छोटे छोटे द्रव के कण होते हैं, तो उससे कई परतें बन जाती हैं। तो विभिन्न परतों के मध्य यदि कोई घर्षण बल कार्य न करे, बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य न करे, तो ऐसे द्रव को हम शून्य श्यान द्रव, और उसका गुण शून्य श्यानता कहलाता है। ऐसे द्रव को हम अश्यान द्रव भी कहते हैं। ये भी एक आदर्श द्रव होता है। क्या होता है? ये भी आदर्श द्रव होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई द्रव संभव नहीं है जिसमें बहे तो परतों के मध्य कुछ न कुछ घर्षण बल कार्य जरूर करेगा, चाहे थोड़ा ही कार्य करे। इसलिए ऐसे द्रव को हम आदर्श द्रव, जिसका मतलब शून्य श्यान द्रव और शून्य संपीड्य द्रव, ये दोनों द्रव आइडियल लिक्विड होते हैं, आदर्श द्रव होते। फिर इसके बाद इसमें आता है, तो ये दो बातें हमारी समझ गए। यदि किसी द्रव को दबाने पर, यदि किसी द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को हम क्या कहते हैं? शून्य संपीड्य द्रव या असंपीड्य द्रव। यदि द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, और यदि बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के मध्य कोई घर्षण बल कार्य न करे, तो फिर ऐसे द्रव को हम शून्य श्यान द्रव या अश्यान द्रव कहते हैं। अब इसमें आप पढ़ेंगे धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, धारा रेखी प्रवाह। तो ये धारा रेखी प्रवाह क्या है? स्ट्रीम माने धारा होती है, लाइन माने रेखा, फ्लो माने प्रवाह। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो ये धारा रेखी प्रवाह क्या है? यदि एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक रेखा में गति करें। किस रेखा में गति करें? एक रेखा में। जितने इस जगह से गति करें, इस बिंदु से गुजरे, वो एक रेखा में चले जाएं। वो रेखा चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, लेकिन जो जिधर जैसे एक द्रव का कण यहाँ से चले द्रव के कण, और वो इस तरीके से चले जाते हैं, या यहाँ से चले तो सीधे जा रहे हैं, लेकिन जितने आए वो सब इसी लाइन में जा रहे हैं, एक लाइन में। तो ऐसे प्रवाह को, ये सब धारा रेखी प्रवाह है। सब क्या है? एक बिंदु से गुजरने वाले सभी कण एक रेखा में गति करें। रेखा चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। द्रव के एक बिंदु से, जो इससे ए से गुजरे वो सब एक लाइन में, बी से गुजरे वो एक लाइन में, सी से गुजरे वो एक लाइन में गति करे, तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। तो बात समझ गए? यदि द्रव के एक बिंदु से, यदि द्रव के एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक रेखा में गति करें, तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक रेखा में गति करें, तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। फिर इसके बाद है आपका धारा रेखी नली। तो धारा रेखी प्रवाह, एक तो आपने समझा शून्य संपीड्य द्रव क्या है? ऐसा द्रव जिसे दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो। शून्य श्यान द्रव क्या है? ऐसा द्रव जिस बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के मध्य यदि कोई घर्षण बल कार्य न करे, तो उसे हम शून्य श्यान द्रव कहते हैं। और एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही रेखा में गति करें, तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। फिर इसमें आता है आपका धारा रेखी नली। धारा रेखी नली, देखिए हमने बताया एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण अगर एक रेखा में गति करें, किसमें गति करें? एक रेखा में गति करें, तो ऐसे प्रवाह को हम क्या कहेंगे? धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? धारा रेखी प्रवाह। जो कण यहां से गुजरे वो सब बिल्कुल ये सीधे चले गए, यहां से जितने गुजरे वो सब इस तरीके से आ गए, यहां से जितने गुजरे वो सब इस तरीके से आ गए। तो ये
ये जो रेखाएं बनती हैं इनको स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन, धारा रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण एक रेखा में गति करें तो ऐसे प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, और इन रेखाओं को हम धारा रेखाएं। और विभिन्न धारा रेखाओं से बनी जो काल्पनिक नली होती है, क्या होती है? ये कल्पना की जाती इमेजिनरी ट्यूब होती है, धारा रेखी नली, जिसे हम कहते सकते हैं स्ट्रीम लाइन ट्यूब। ट्यूब माने नली होती है, तो स्ट्रीम लाइन ट्यूब। तो एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक रेखा में गति करें तो इस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और इस प्रकार जो रेखाएं बनती हैं उन्हें धारा रेखाएं कहते हैं। तो इस धारा रेखी नली क्या है? विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को हम धारा रेखी नली कहते हैं। जैसे इसका एक सिरा यक्स है, दूसरा सिरा क्या हो गया? वाई। तो यक्स वाई हो गई धारा रेखी। काल्पनिक क्यों कहा गया? इमेजिनरी ट्यूब क्यों कहा गया? क्योंकि वास्तव में द्रव में कोई ट्यूब ऐसी तो होती नहीं, बन गई उसको हाथ में उठा के जेब में रख ले। तो एक कल्पना की जाती है, एक सोच उत्पन्न होती है कि हाँ ऐसा है, एक कल्पना की जाती है। जो चीज काल्पनिक हो, प्रकट रूप में सामने हाथ में ना जाए, अपने पास ना जाए, तो हम कहते हैं वो चीजें कल्पनाएं हैं, इमेजिनरी है। इसीलिए इस नली को हम हमेशा, जो स्ट्रीम लाइन ट्यूब है, स्ट्रीम लाइन ट्यूब को हम हमेशा काल्पनिक नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ये काल्पनिक नली होती है। तो विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को हम धारा रेखी नली, क्या परिभाषा हुई? विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को, विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को हम धारा रेखी नली कहते हैं। तो आपको तीन बातें मालूम हुई। एक हमने बताया आपको शून्य संपीड़ितता क्या है, ऐसा द्रव जिसे दबाने पर उसकी विभिन्न परतों के मध्य कोई घर्षण बल, उन्हें दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसे द्रव को हम शून्य संपीड़ द्रव, और उसका यह गुण शून्य संपीड़ितता कहलाता है, या संपीड़ द्रव भी कहते हैं, जिसे हम जीरो कंप्रेसिबिलिटी भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश वर्जन याद करना बहुत जरूरी है सभी लोगों को, इसीलिए हेडिंग, खास परिभाषाएं इंग्लिश में हम बताते रहते हैं, क्योंकि आगे चल करके आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन जब आप बीएससी में पहुंचेंगे, बीटेक करने जाएंगे, एमबीबीएस करने जाएंगे, तो आपको तमाम सी किताबें इंग्लिश में मिलेंगी, तमाम लेक्चर इंग्लिश में मिलेंगे। तो अगर मूल बातें आप इंग्लिश की जानते हैं तो वहां समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है स्ट्रीम लाइन ट्यूब, और काल्पनिक नली को हमने क्या बताया? इमेजिनरी ट्यूब। कल्पना को इमेजिन कहते हैं। इमेजिन माने कल्पना, एक प्रकार से प्रतिबिंब केवल होता है। तो इमेजिनरी ट्यूब, काल्पनिक नली। तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी, जीरो विस्कोसिटी, स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्ट्रीम लाइन ट्यूब। स्ट्रीम लाइन धारा रेखाओं को क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन्स कहते हैं। तो विभिन्न, और अगर मान लीजिए कोई द्रव यहाँ से निकल रहा है, अब ये कण कोई इधर जा रहा है, कोई कण इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इस प्रवाह को हम धारा रेखी प्रवाह नहीं कहेंगे, इसे हम विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे। टर्बुलेंट फ्लो, विक्षुब्ध प्रवाह। कौन सा प्रवाह? विक्षुब्ध प्रवाह, टर्बुलेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो, जिसे हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। क्या कहेंगे? विक्षुब्ध प्रवाह। यानी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण अगर एक रेखा में गति न करें तो ऐसे प्रवाह को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। एक आपका ला माइनर फ्लो भी होता है, ला माइनर फ्लो। इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न परतें अलग अलग गति करें, विभिन्न परतें अगर अलग अलग गति करें, ये अलग गति करे, ये अलग गति करे, अलग, तो उसे हम ला माइनर फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़तली प्रवाह या ला माइनर फ्लो कहते हैं। तो एक ला माइनर फ्लो है, एक टर्बुलेंट फ्लो है, और एक आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो है। बात समझ गए? एक स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक टर्बुलेंट फ्लो, एक ला माइनर फ्लो। तो फ्लो के बारे में आप समझ गए। और ये होता कब है? एक आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रांतिक वेग होता है। क्या होता है? क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी।
तो ये क्रिटिकल जो वेलोसिटी होती है ये क्या होती है? क्रांतिक वेग। अगर किसी द्रव का वेग एक अधिकतम वेग से कम हो तो प्रवाह धारा रेखी रहता है, और क्रांतिक वेग से वो अधिक, यानी किसी द्रव का वह अधिकतम वेग, किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जिससे प्रवाह धारा रेखी बना रहे, किसी द्रव का वह अधिकतम वेग कि द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहे, उस अधिकतम वेग को हम क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक वेग। तो क्या हुआ? किसी बहते हुए द्रव का वह अधिकतम वेग, क्या समझे? बहते हुए द्रव का वह अधिकतम वेग जिस पर द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहे, ऐसे वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। और इससे क्रांतिक वेग से जब वेग अधिक हो जाता है तो प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है, जिसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। फिर वो धारा रेखी प्रवाह नहीं रहता है। एक बिंदु से गुजरने वाले कण विभिन्न रेखाओं में गति करने, जैसे वर्षा में बहता, तेज बरसात होती है तो नालियों में उफनता हुआ जल, कोई जब थोड़ा जल किधर जाता है, थोड़ा उफन कर दूसरी तरफ जाता है, दूसरा तीसरी तरफ, इस तरीके से उफनती हुई नदियां, उफनती हुई नालियां जब बरसात में बहती हैं बहुत, तो उनका प्रवाह जो है धारा रेखी प्रवाह नहीं रह जाता है, वो इधर उधर छिटकते हुए जल बहता है, विभिन्न दिशाओं में बहता है, उसे हम विक्षुब्ध प्रवाह या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और अगर प्रत्येक परत अलग अलग गति करने लगे तो उसे लामाइनियर फ्लो कहते हैं, पटलतली प्रवाह कहते। तो इस प्रकार से आप समझ गए। धारा आपको पढ़ना था धारा रेखी नली, तो विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को हम धारा रेखी नली कहते हैं। विभिन्न धारा रेखाओं से बनी कौन सी नली? विभिन्न धारा रेखाओं से बनी काल्पनिक नली को हम धारा रेखी नली कहते हैं। एक आपका आता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता क्या है? वेग प्रवणता जिसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? तो ये यहां पर जो आपने लिखा है वेग प्रवणता क्या है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता बहते हुए द्रव की परस्पर अभिलंबवत परतों के बीच, बहते हुए द्रव की परस्पर अभिलंबवत परतों के बीच दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाता। बहते हुए द्रव की अभिलंबवत परतों के बीच दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाता है। तो वेग प्रवणता को हम लिखते हैं dv/dz। इसका मात्रक होता है यूनिट, जिसे कहते हैं मात्रक को क्या कहते हैं? यूनिट। तो इसकी यूनिट होती है प्रति सेकंड। क्या होती है? प्रति सेकंड। और इसकी जो बीमा या डायमेंशन क्या होती है? t-1। क्या होती है? t-, ये डायमेंशन है, ये है, ये सूत्र है। तो परिभाषा हम बता रहे हैं कि बहते हुए द्रव की परस्पर अभिलंबवत परतों के मध्य दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाता। यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? वेग प्रवणता कहलाती है। मात्रक इसका होता है प्रति सेकंड, बीमा होती है t-1। तो ये आपके वेग प्रवणता। अब इसके बाद कल हम आपको बताएंगे, अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, अविरतता का नियम। लेकिन इससे पहले एक रीजन है जो आगे आप पढ़ेंगे, बर्नौली प्रमेय पे आधारित है। लेकिन धीरे धीरे एक एक दो कारण भी पढ़ते रहें जिससे आपको याद हो। तो कारण आता है, एक कारण बता दें आपको, हालांकि वो बर्नौली की प्रमेय से संबंधित है आगे, जो आपको हम अगले वाले आने वाले वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे, तब भी रिपीट कर देंगे। लेकिन कुछ चीजें कुछ याद भी करते रहें जिससे साथ साथ में याद हो जाए।
एक प्रश्न आपके यहाँ आता है, आंधी में टीन उड़ जाती है क्यों? उड़ जाती है क्यों? ये आपका प्रश्न है कि आंधी में टीन उड़ जाती है क्यों। तो ये है, तो हमने बताया बर्नौली की प्रमेय पे। बर्नौली की प्रमेय क्या है? जब कोई असंपीड़ तथा अस्यांतरो धारा रेखी प्रवाह से धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत होता है। जैसे अविरतता का नियम क्या है? जब कोई असंपीड़ अस्यांतरो धारा रेखी प्रवाह से धारा रेखी नली में प्रवाहित होता है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल नियत होता है। तो ये तो अगले वाले में हम आपको पढ़ाएंगे तो ढंग से समझाएंगे आपको, लेकिन इसमें आप देख लें कि आंधी में टीन उड़ जाती है क्यों। थोड़ा ये कारण, इसका एक सिद्धांत है, जहां पर वायु का वेग अधिक होता है वहां पर दाब कम हो जाता है, और जहां पर वायु का वेग कम होता है वहां पर दाब अधिक हो जाता है। जहां पर हमने बताया, जहां पर वायु का वेग अधिक होता है वहां पर दाब कम हो जाता है, और जहां वेग कम होता है वहां पर दाब अधिक हो जाता है। जब तेज आंधी आती है तो टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक हो जाता है जिससे दाब कम हो जाता है, और टीन के नीचे दीवारें होती हैं, अन्य बाधाएं होती हैं, तो वहां पर हवा को वो बाधाएं रोक लेती हैं। जैसे वो दीवार के ऊपर टीन पड़ी है तो दीवार ने रोक ली थोड़ी हवा को, तो नीचे वेग कम हो जाता है जिससे नीचे दाब अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये टीन पड़ी हुई है तो इसके ऊपर वायु का वेग अधिक है, वेग अधिक है, वायु का वेग अधिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेग है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर मान लीजिए दीवार है जिस पे टीनें रखी हुई है, तो यहाँ चूंकि दीवार पड़ गई तो वायु का वेग यहाँ कम हो गया। अगर सुराख हुए तो मान लीजिए कुछ हुआ तो मान लीजिए यहाँ वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए यहाँ पर दीवारों में सुराख है तो कुछ वेग हो जाएगा, लेकिन तब भी वो 60 नहीं होगा, ऊपर वेग अधिक और नीचे वेग, वायु का वेग कम है, वायु का वेग कम। ये टीन है आपकी, ये टीन का ऊपर वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? ऊपर, और ये कौन सा है? नीचे वाला हिस्सा है। तो जब तेज आंधी आती है तो ऊपर वायु का वेग अधिक होता है और नीचे वायु का वेग कम। सिद्धांत क्या है? जहां वेग अधिक है, जब वेग अधिक हो गया तो दाब कम हो गया, और जब वेग कम है तो यहाँ पर दाब अधिक हो गया। क्या हो गया? अधिक। तो देखिए यहाँ पर वायु का वेग अधिक है, दाब कम है, और यहाँ तो इस दाब अधिक हो गया, तो इस अधिक दाब ने टीन को ऊपर उठा दिया। टीन को क्या किया? इस दाबांतर हो गया ना, यहाँ पर मान लीजिए 10 पास्कल का दाब है और यहाँ पर 50 का है, तो 50 और 10 का अंतर 40 ज्यादा हो गया, तो 40 वाले दाब ने टीन को ऊपर उठा दिया, तो टीन ऊपर उठ जाती है और हवा में। तो अब लिखेंगे कैसे, ढंग से समझिए। देखिए अब हम जैसे लिखेंगे वो बात बता रहे हैं। जैसे आ जाए आंधी में टीन उड़ जाती है क्यों, तो आप हेडिंग डालेंगे आंधी में टीन उड़ जाती है क्यों। अब नीचे लिखना शुरू करेंगे उत्तर। हम जानते हैं, या कह दे बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, या सीधे कह दे हम जानते हैं, जहां पर वायु का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है, और जहां वेग कम होता है वहां दाब अधिक हो जाता है। ये लिखने के बाद नई लाइन से लिखेंगे, तो जब तेज आंधी आती है तो टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक होने से दाब कम हो जाता है, और नीचे वेग कम होने से दाब अधिक हो जाता है। इस दाबांतर के कारण टीन ऊपर उठ जाती है और हवा में उड़ जाती है। बात समझ गए? लिखने का ढंग समझ गए कैसे लिखेंगे? लिखेंगे हम जानते हैं जहां पर वायु का वेग अधिक होता है वहां पर दाब कम हो जाता है, और जहां वेग कम होता है वहां दाब अधिक हो जाता है। तो जब, अब फिर नई लाइन से, जब तेज आंधी आती है तो टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक होने से दाब कम और नीचे वेग कम होने से दाब अधिक हो जाता है। इस दाबांतर के कारण टीन ऊपर उठ जाती है और हवा में उड़ जाती है।
अब ये हमेशा ध्यान दें, इसको याद करने के लिए भूलें भी ना, सीधे वेग अधिक, एक अधिक होगा एक कम होगा, दो बातें हैं, एक वेग है एक दाब है। तब वेग जब जहां वेग अधिक लिख देना, चाहे पहले लिखे चाहे बाद में लिखे, वेग अधिक होता है तो आगे लिख दे वहां दाब कम, और जब लिखे जहां वेग कम होता है, जहां वेग, तो आगे लिख दे जो वेग कम आ गया तो फिर दाब अधिक हो गया। मतलब वेग और दाब दो बातें हैं, एक कम तो दूसरा अधिक, वेग कम तो दाब अधिक, वेग अधिक तो दाब कम। मतलब एक में अधिक लिखेंगे एक में कम। तो एक बार और लास्ट में हम बता देते हैं जितना हमने आज आपको बताया है। पहले शून्य संपीडितता, जीरो कंप्रेसिबिलिटी क्या है। हमने बताया कि अगर द्रव को दबाने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे द्रव को शून्य संपीडित द्रव, और उसका गुण शून्य संपीडितता कहलाता। शून्य संपीडितता को हम अश्यांता और शून्य संपीड को हम शून्य संपीडितता को हम असंपीड और शून्य संपीडितता को असंपीडितता भी कह सकते हैं। और ये आइडियल लिक्विड होता है, आदर्श द्रव होता है। तो द्रव को दबाने पर यदि उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे द्रव को हम शून्य संपीडित द्रव कहते हैं, और उसका यह गुण शून्य संपीडितता कहलाता। बहते हुए द्रव की विभिन्न परतों के मध्य यदि कोई घर्षण बल कार्य न करे तो ऐसे द्रव को हम शून्य श्यान द्रव, और उसका यह गुण शून्य श्यानता कहलाता। बहते हुए द्रव की अभिलंबवत परतों के बीच दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता कहलाता है, जिसका मात्रक होता है प्रति सेकंड और इसकी डायमेंशन होती है t-1। विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो क्या है। अगर बहते हुए द्रव के कण विभिन्न, एक बिंदु से गुजरने वाले विभिन्न कण अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और अगर एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक रेखा में गति करें तो उसे हम स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। विभिन्न और ऐसी रेखाओं को हम स्ट्रीम लाइन्स कहते हैं। और विभिन्न धारा रेखाओं से बनी जो काल्पनिक नली होती है उसे हम धारा रेखी नली कहते हैं। फिर हमने एक आपको कारण बताया है, आंधी में टीन क्यों उड़ जाती है। हमने रीजन आपको दिया है, आंधी में टीन क्यों उड़ जाती है। तो हमने बताया जहां पर वायु का वेग अधिक होता है वहां पर दाब कम हो जाता है, जहां पर वेग कम होता है वहां पर दाब अधिक हो जाता है। जब तेज आंधी आती है तो टीन के ऊपर वायु का वेग अधिक होने से दाब कम और नीचे वेग कम होने से दाब अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण टीन ऊपर उठ जाती है और हवा में उड़ जाती है। ठीक, तो इतना आपको इसमें याद करना है। बात समझ गए। कमल, ओ कमल, कमल बंद करो। नमस्ते भैया।